देखेंगे कि कैसे अलग अलग रणनीतिक सोच हमें जिंदगी की चुनौतियों से निपटने में मदद कर सकती है। हाँ, तो शुरुआत करते हैं जेनेफोन की कहानी से। ये बात है 401 ईसा पूर्व की, जब ग्रीक सैनिक पर्शिया में फंस गए थे। उनके लीडर मारे जा चुके थे और वो बिल्कुल निराश थे। तब जेनेफोन ने महसूस किया कि असली दुश्मन पहाड़ या पर्शियन सेना नहीं है, हाँ, बल्कि उनके अपने मन की उलझन, उनकी निराशा है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अक्सर हमारी असली बाधा बाहरी परिस्थितियां नहीं होती हैं, बल्कि हमारा अपना भ्रम या शायद उद्देश्य की कमी होती है। जैसा कि कार्ल श्मिट ने भी कहा है, राजनीति में दोस्त और दुश्मन को पहचानने की क्षमता जरूरी है। एक स्पष्ट दुश्मन या कहें कि विरोध हमें अपनी पहचान और उद्देश्य को परिभाषित करने में मदद करता है। कहीं ना कहीं एकजुट करता है। हाँ, जैसे मार्गरेट थैचर का उदाहरण भी दिया गया है। उन्होंने ब्रिटिश राजनीति में जो स्थापित ढर्रा था उसे तोड़ा। उनका टकराव का अंदाज बिल्कुल अलग था, है ना? बिल्कुल। थैचर ने समाजवाद और यूनियनों को एक तरह से बाहरी दुश्मन की तरह पेश किया, और इससे उन्हें अपनी पार्टी और अपने वोटरों को एकजुट करने में काफी मदद मिली। नीचे के शब्दों में कहें तो विरोध हमें मजबूत बनाता है, बिना टकराव के जीत नहीं होती। लेकिन ये छिपी हुई दुश्मनी को पहचानना, ये तो मुश्किल हो सकता है ना? जैसे माओ ने लिन ब्याओ के वो जो बहुत ज्यादा दोस्ताना व्यवहार था, उसमें खतरा भांप लिया था। हाँ, मुश्किल तो है, पर इसके कुछ तरीके हैं। जैसे बाइबल में डेविड ने राजा शोल के इरादे जानने के लिए एक परीक्षा रखी थी। कभी कभी कोई अस्पष्ट सी बात करना या कोई ऐसा काम करना जिससे सामने वाला थोड़ा असहज हो, वो दुश्मन की असलियत सामने ला सकता है। कभी कभी तो थोड़ा तनाव पैदा करना, या फिर जैसे कोर्टेज ने किया, दुश्मन की चाल में शामिल होने का नाटक करना। अच्छा। हाँ, ताकि वे अपनी पूरी योजना जाहिर कर दें। ये भी कारगर हो सकता है। एक और बड़ी दिलचस्प बात सामने आई, पिछली लड़ाई लड़ना बनाम वर्तमान युद्ध। जैसे 1806 में प्रशिया के जनरल थे, वो नेपोलियन से हार गए। क्यों? क्योंकि वो फ्रेडरिक द ग्रेट के पुराने तरीकों पर ही अटके हुए थे। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने नेपोलियन की जो नई रणनीति थी, वो तेजी, वो लचीलापन, उसे नजरअंदाज कर दिया। ये एक बहुत आम गलती है। हम पिछली सफलता के फॉर्मूले पर ही टिके रहते हैं। क्लॉज़विट्ज़ इसे कल्पना की कमी कहते हैं। हमें वर्तमान वास्तविकता का सामना करना सीखना होगा। रोमेल ने भी कहा था कि नई चीज सीखना उतना मुश्किल नहीं जितना सीखी हुई चीज को भुलाना है। और इसके बिल्कुल विपरीत उदाहरण है मियामोतो मुसाशी का। वो हर द्वंद्व में अपनी रणनीति बदलते थे। कभी जल्दी पहुंच जाना, कभी दो तलवारें इस्तेमाल करना, कभी विरोधी को मनोवैज्ञानिक रूप से परेशान करना। बिल्कुल सही। मुसाशी वर्तमान क्षण में जीते थे। उनके विरोधी अपनी तकनीक पर निर्भर थे। वो पिछली लड़ाई लड़ रहे थे। सफल रणनीति लचीली होती है, जो बदलती परिस्थितियों के अनुसार ढल जाए, जैसा सुन त्सु ने कहा था। और वो मन की उपस्थिति वाली बात, प्रेजेंस ऑफ माइंड। जैसे कोपेनहेगन की लड़ाई में नेल्सन ने अपने कमांडर पार्कर का पीछे हटने का आदेश नजरअंदाज कर दिया और जीत हासिल की। ये दबाव में शांत रहने का कमाल है। हाँ, ये मन की उपस्थिति सिर्फ ज्ञान नहीं है, ये एक तरह का आंतरिक अनुशासन है जो मुश्किल समय में ही हासिल होता है या परखा जाता है। एल्फ्रेड हिचकॉक का उदाहरण लें। वो अपनी फिल्मों के सेट पर हमेशा शांत रहते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले से हर चीज की इतनी ज्यादा तैयारी कर ली होती थी कि कुछ भी गलत होने की गुंजाइश ही कम थी। अच्छा। तैयारी? हाँ। ये तैयारी ही उन्हें वो नियंत्रण और शांति देती थी। हारा की जो जापानी अवधारणा है, वो भी इसी केंद्रित होने की बात करती है। फिर वो कॉर्टेज वाला किस्सा, जबरदस्त। जब हर्नान कॉर्टेज मेक्सिको में थे तो उनके कुछ लोग वापस क्यूबा जाना चाहते थे। कॉर्टेज ने क्या किया? उनके जहाज ही नष्ट कर दिए। अब उनके पास लड़ने के अलावा कोई चारा ही नहीं बचा। ये है सन त्सु की डेथ ग्राउंड रणनीति। ऐसी स्थिति बना देना जहां पीछे हटने का कोई रास्ता ही ना हो। ये सैनिकों को बिल्कुल डिजेस्परेटली लड़ने के लिए मजबूर करती है। इससे एक तात्कालिकता, एक अर्जेंसी पैदा होती है और सारा ध्यान वर्तमान पर केंद्रित हो जाता है। जीवन का हर पल गंभीरता से जीने का प्रण लिया। बिल्कुल। मौत का विचार या ऐसी कोई बड़ी चुनौती हमें जीवन की क्षणभंगुरता का एहसास कराती है और तात्कालिकता पैदा करती है। हमें शायद जानबूझकर खुद को कभी कभी ऐसी स्थितियों में डालना चाहिए जहां हारना संभव ना हो, ताकि हम अपनी पूरी क्षमता से काम करें। अब बात करते हैं संगठनात्मक युद्ध की। गैलीपोली अभियान की विफलता वो दिखाती है कि अगर आदेश अस्पष्ट हो, कमान की श्रृंखला टूटी हुई हो, तो कितना विनाशकारी हो सकता है। हाँ,
और इसके विपरीत जॉर्ज सी मार्शल ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी सेना में एक तरह की रिमोट कंट्रोल रणनीति अपनाई। उन्होंने अपने भरोसेमंद लोगों को, जैसे आइजनहावर, महत्वपूर्ण पदों पर रखा, संचार को सुव्यवस्थित किया और अप्रत्यक्ष रूप से नेतृत्व किया। ये कमान की एकता बनाए रखने का एक बहुत ही सूक्ष्म तरीका है। नेपोलियन ने भी अपनी सेना को स्वतंत्र कोर्स में बांटा था। वो तेजी से चल सकती थी और स्वतंत्र रूप से निर्णय भी ले सकते थे। हाँ, इसे नियंत्रित अराजकता या कंट्रोल्ड केओस रणनीति कह सकते हैं। विकेंद्रीकरण से गति और लचीलापन आता है। छोटे दल ज्यादा रचनात्मक होते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि संरचना सैनिकों की प्रकृति के अनुकूल हो, जैसे शर्मन ने अमेरिकी गृह युद्ध में अपनी सेना को ढाला था। और मनोबल, सैनिकों को प्रेरित करने के लिए सिर्फ भाषण तो काफी नहीं होते होंगे। नेपोलियन मानते थे कि युद्ध में मनोबल का महत्व शारीरिक शक्ति से 3 गुना ज्यादा है। बिल्कुल सही। मनोबल बढ़ाने के कई तरीके हैं। एक तो सैनिकों को किसी बड़े उद्देश्य, किसी कॉज से जोड़ना, जैसे क्रॉमवेल के प्यूरिटन सैनिक थे। उनकी जरूरतों का ध्यान रखना, सामने से नेतृत्व करना, उनकी भावनाओं को छूना, जैसे हैनिबल ने वो ग्लैडिएटर लड़ाई के बाद भाषण दिया था। हाँ, याद है। या फिर एक समूह मिथक बनाना, जैसे लोम्बार्डी ने ग्रीन बे पैकर्स को एक हारी हुई टीम से बदलकर चैंपियन बनाया। लिंडन जॉनसन का भी उदाहरण था। वो मांग और प्रशंसा के मिश्रण से वफादार अनुयायी बनाते थे और नेपोलियन दुर्लभ लेकिन प्रभावशाली पुरस्कारों और दंडों का इस्तेमाल करते थे। हाँ, और महत्वपूर्ण यह है कि ये प्रयास लगातार हों, सिर्फ संकट के समय नहीं। एक प्रेरित समूह, एक मोटिवेटेड टीम किसी भी भौतिक कमी की भरपाई कर सकती है। अच्छा, अब आते रक्षात्मक युद्ध पर। कभी कभी पीछे हटना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत का संकेत होता है, जैसे पायरस की कहानी। उन्होंने रोमनों के खिलाफ लड़ाई तो जीती, लेकिन इतने सैनिक खो दिए कि वो जीत हार जैसी थी। पायरिक विक्ट्री जिसे कहते हैं। बिल्कुल, ये है परफेक्ट इकोनॉमी की रणनीति। अपनी सीमाएं जानें, लड़ाई ध्यान से चुनें और लागत पर जरूर विचार करें। महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने स्पेनिश आर्माडा के खिलाफ सीधे युद्ध से बचकर जासूसी और समुद्री डाकुओं जैसे ड्रेक का उपयोग करके स्पेन की वित्तीय कमजोरी पर हमला किया। ये एक अच्छा उदाहरण है। फिर एक काउंटर अटैक रणनीति भी है, जिसमें आप दुश्मन को पहला कदम उठाने देते हैं। नेपोलियन ने ऑस्टरलिट्स में यही किया था। कमजोरी का नाटक करके मित्र राष्ट्रों को जाल में फंसाया। और फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, वो अपने विरोधियों को पहले बोलने देते थे, फिर उनकी बातों का इस्तेमाल उन्हीं के खिलाफ करते थे। हाँ, ये दुश्मन की अधीरता और आक्रामकता का उपयोग करने जैसा है। जैसे जुजुत्सु का सिद्धांत होता है, पीछे हटने से आप लचीलापन बनाए रखते हैं, आपको सोचने का मौका मिलता है। फिर है डिटरेंस, यानी निवारण, मतलब दुश्मन को हमला करने से ही रोकना। स्टोनवॉल जैक्सन ने शनांडोहा घाटी में कम सैनिकों के साथ ऐसा भ्रम पैदा किया कि बड़ी यूनियन सेना को रोक दिया। या रॉबर्ट द ब्रूस, जिन्होंने सीधी लड़ाई से बचकर और इंग्लैंड पर छापे मारकर स्कॉटलैंड को आजाद कराया। लुई 11 भी अप्रत्यक्ष चेतावनियां भेजते थे। हाँ, एक डरावनी प्रतिष्ठा बनाना, जैसे जॉन बॉयड ने पेंटागन में बनाई थी। या हमेशा अप्रत्याशित दिखना, दुश्मन की धारणाओं से खेलना, ये सब हमले को रोकने के तरीके हैं। और आखिर में नॉन एंगेजमेंट, यानी लड़ाई से बचना ही। माओ ते से तुंग मुश्किल समय में पीछे हट गए लॉन्ग मार्च पर, ताकि समय और परिप्रेक्ष्य हासिल कर सकें। या प्रथम विश्व युद्ध में वॉन लेटुवोबेक ने पूर्वी अफ्रीका में ब्रिटिश सेना को बिना लड़े ही थका दिया था। बिल्कुल, स्थान के बदले समय खरीदना, दुश्मन को आगे बढ़ने देना, उन्हें थकाना और गलतियां करने देना, और उस समय का उपयोग शांति से पुनर्विचार करने और ताकत इकट्ठा करने के लिए करना। जैसा नेपोलियन ने कहा था, स्थान मैं फिर पा सकता हूं, समय कभी नहीं। तो चलिए सीधे रणनीति, स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। अक्सर लगता है कि जीत सिर्फ ताकत से मिलती है ना? हाँ, ज्यादातर लोग यही सोचते हैं। पर कई बार ना वो सोचने का तरीका, चाल चलने का ढंग, वो ज्यादा जरूरी हो जाता है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा। जैसे सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट, उसकी शुरू की चालें अगर आप देखें तो लोगों को समझ ही नहीं आती थी। हाँ, अजीब लगती थी, बेमतलब सी। अजीब, बिल्कुल बेमतलब सी, लगता था कोई तुक ही नहीं है। लेकिन वो असल में एक बड़ी तस्वीर देख रहा था। हाँ, जिसे कहते हैं ग्रैंड स्ट्रैटेजी। ग्रैंड स्ट्रैटेजी मतलब वो तात्कालिक लड़ाइयों से कहीं आगे का सोच रहा था। हाँ, बिल्कुल। उसका फोकस अंतिम लक्ष्य पर था। हर कदम, चाहे वो टेढ़ा मेढ़ा लगे, उसी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। ये तो हुई युद्ध की बात, पर ये जिंदगी में भी लागू होता है क्या? अरे बिल्कुल, जीवन में भी ग्रैंड स्ट्रैटेजी का मतलब है अपना असली मकसद, असली लक्ष्य पहचानना। अच्छा। और फिर छोटी मोटी हार जीत
या भावनाओं में बहने के बजाय हर फैसला उस बड़ी मंजिल को ध्यान में रखकर लेना। मतलब जज्बातों पर काबू रखना। हाँ, जैसे रस्तु ने कहा था, भावनाओं पर काबू और आगे की सोचना। ये एक लंबे अभियान जैसा है, छोटी छोटी लड़ाइयों का सिलसिला नहीं। और इसमें शायद ये भी जरूरी है कि आप अपने दुश्मन को समझें। बहुत जरूरी। सिर्फ उसकी सेना या ताकत नहीं, बल्कि वो सोचता कैसे है। यहाँ गलती बहुत भारी पड़ सकती है। बिल्कुल। जैसे वो 1839 में अफगानिस्तान में ब्रिटिश अफसर था, मैकनॉटन। हाँ, मैंने पढ़ा है उसके बारे में। उसे लगा कि अफगान लोग पश्चिमी सभ्य मूल्यों को समझेंगे, शांति चाहेंगे। वो उनकी संस्कृति, उनकी आज़ादी की जो चाहत थी और लड़ाई को जीवन का हिस्सा मानने की उनकी फितरत, उसे समझ ही नहीं पाया। और नतीजा पूरे ब्रिटिश सेना की तबाही, बहुत बुरा हश्र हुआ। ये तो बड़ी आम गलती लगती है। मतलब हम दूसरों को अपने जैसा समझ लेते हैं। हाँ, अक्सर अपनी इच्छाएं, अपने मूल्य उन पर थोप देते हैं। ये एक तरह की आत्ममुग्धता है, नार्सिसिज्म। अच्छा। और ये चीज हमें दूसरों को सही मायने में समझने से रोकती है। सफल रणनीति के लिए जरूरी है कि हम दूसरों को निष्पक्ष होकर देखें, उनके सोचने का तरीका समझें। हाँ, उनकी कमजोरियों को पहचानें। जैसे मेटरनिच ने नेपोलियन को समझा था। नेपोलियन को कैसे? नेपोलियन की औरतों की कमजोरी का फायदा उठाया, शादी के रिश्ते का इस्तेमाल किया, उसे अंधेरे में रखा और ऑस्ट्रिया को फिर से मजबूत कर लिया। ये सब समझने की बात है। वाह, दुश्मन को समझने के बाद फिर चाल कैसे चले? हमेशा सीधा हमला तो काम नहीं करता होगा। नहीं, हमेशा नहीं। यहीं पर वो ब्लिट्सक्रीग वाली बात आती है, बिजली की तेजी से हमला। हाँ, ब्लिट्सक्रीग, जैसे चंगेज खान। बिल्कुल। सोचिए, चंगेज खान ने कैसे अपनी सेना की रफ्तार को अनुशासन और योजना से जोड़ा। कैसे? पहले धीमी तैयारी, दुश्मन को लगे सब ठीक है, वो सहज हो जाए। अच्छा, उसे बेफिक्र कर देना। हाँ, और फिर अचानक ऐसी तेजी से, ऐसी अप्रत्याशित दिशा से हमला कि संभलने का मौका ही ना मिले। जैसे उसने ख्वारिज़्म के शाह को हराया था। एग्जैक्टली। पहले एक छोटी लड़ाई जानबूझकर हारी, शाह का घमंड बढ़ गया। अच्छा, ये भी चाल थी। हाँ, और फिर अचानक अलग अलग दिशाओं से ऐसे हमले किए कि शाह समझ ही नहीं पाया कि मुख्य हमला कहाँ से हो रहा है। कमाल है। इसे कहते हैं धीमा धीमा तेज तेज रणनीति। हाँ, कह सकते हैं। स्लो स्लो क्विक क्विक। ये अचानक वाला हमला दुश्मन को मानसिक रूप से तोड़ देता है। और आज की दुनिया में जहाँ सब इतनी जल्दी में है, आज तो ये और भी कारगर है। जहाँ सब जल्दबाजी में है, वहाँ सोच समझकर सही समय पर तेजी से उठाया गया कदम आपको बहुत आगे ले जा सकता है। दुश्मन को असंतुलित कर देता है। बिल्कुल, उसे गलतियां करने पर मजबूर करता है, जैसे वो जर्मन जनरल रोमेल ने रेगिस्तान में किया था। डेजर्ट फॉक्स रोमेल? हाँ, लगातार हरकत में रहना, अप्रत्याशित दिशाओं से हमला करना, दुश्मन को थका देना, कंफ्यूज कर देना। अच्छा, एक और दिलचस्प चीज है गुरुत्वाकर्षण का केंद्र पहचानना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, इसका मतलब क्या है आसान भाषा में? आसान भाषा में, दुश्मन की शक्ति का असली स्रोत क्या है? वो कौन सी एक चीज है जिसपे उसकी पूरी ताकत, पूरी संरचना टिकी हुई है? अच्छा। जैसे वो पैसा हो सकता है, या जनता में उसकी लोकप्रियता, कोई खास पद, या कोई एक जीतने वाली रणनीति जिस पर वो निर्भर है। और इसे पहचानना क्यों जरूरी है? क्योंकि इसी केंद्र पर चोट करने से सबसे ज्यादा असर होता है। ये दुश्मन की जड़ें काटने जैसा है। इसके लिए आपको पारंपरिक सोच से हटना होगा, लीक से हटकर सोचना होगा। जैसे सिपियो अफ्रीकन्स ने हैनिबल के साथ किया। बिल्कुल। उसने समझा कि हैनिबल बहुत ताकतवर है, इटली में उसे हराना मुश्किल है। हाँ। तो उसने क्या किया? उसने कार्थेज पर हमला कर दिया, सीधे हैनिबल के घर पर। हाँ, जहां से हैनिबल को सारी ताकत मिल रही थी, उसका देश, उसके संसाधन। वो था हैनिबल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और माओ त्से तुंग का भी उदाहरण है शायद। हाँ, चीन में माओ ने समझा कि क्रांति की असली ताकत शहरों के पढ़े लिखे लोगों में नहीं, बल्कि गांवों की विशाल किसान आबादी में है। अच्छा। उन्हें जीतना ही जीत की कुंजी थी। वो थे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, लेकिन मान लीजिए दुश्मन बहुत मजबूत है, सीधे हमला करना या सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर चोट करना मुश्किल है, तब शायद उसे बांटने या कमजोर करने की रणनीति काम आती है। बांटो और राज करो, डिवाइड एंड रूल। हाँ, ये तो सुना है, दुश्मन को अंदर से कमजोर करना। बिल्कुल। इसका मूल सिद्धांत ये है कि किसी भी समूह में, चाहे वो देश हो या कोई संगठन, अंदरूनी मतभेद या छोटे छोटे गुट तो होते ही हैं। स्वाभाविक रूप से। हाँ, एक कुशल नेता इन दरारों का, इन गुटों का फायदा उठाता है। कैसे? उन्हें आपस में भिड़ाकर या उन्हें खुद पर इतना निर्भर बनाकर कि वो आपस में एक न हो पाए।
जैसे सैम्यूल एडम्स ने अमेरिकी क्रांति से पहले किया था। अमेरिकी क्रांति उन्होंने क्या किया? उन्होंने सीधे सीधे आजादी को उपदेश नहीं दिया शुरू में। अच्छा। उन्होंने पहले उपनिवेशों और इंग्लैंड के बीच हम्म। भावनात्मक दरार पैदा करने पर काम किया। छोटी छोटी बातों को मुद्दा बनाया, जैसे वो स्टैम्प एक्ट वगैरह। हाँ, स्टैम्प एक्ट जैसे मुद्दे। इनका इस्तेमाल करके गुस्सा भड़काया, प्रदर्शन करवाए और अंग्रेजों को ऐसी प्रतिक्रिया देने पर उकसाया जिससे वो अत्याचारी लगे। धीरे धीरे लोगों के मन में ये बात बिठाई कि अंग्रेज दुश्मन है। मतलब फूट डाली। हाँ, फूट डाली। शक्ति का केंद्र खुद बने रहना और बाकी गुटों को आपस में लड़वाना या कमजोर रखना। हर गुट को लगना चाहिए कि उनका फायदा आपके करीब रहने में है, अलग होने में नहीं। ये फूट दुश्मन को अंदर से खोखला कर देती है। तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। सोचिए जरा दूसरे विश्व युद्ध की बात। डी-डे आक्रमण से ठीक पहले मित्र राष्ट्रों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी, हिटलर को धोखा कैसे दें, और वो भी तब जब हिटलर खुद मतलब चौकन्ना बैठा था किसी धोखे की उम्मीद में। ये सिर्फ झूठ बोलना नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक बहुत ही महीन कला थी। इसमें सच्चाई और झूठ को ऐसे मिलाया गया कि फर्क करना मुश्किल हो जाए। जैसे उन्होंने डबल एजेंट्स का इस्तेमाल किया। हाँ, वो गार्बो वाला किस्सा। हाँ, वही स्पेनिश एजेंट गार्सिया पुजोल, गार्बो। उसने जर्मनों को जानकारी तो दी, पर उसमें ऐसी गलतियां डाल दी या कुछ अविश्वसनीय बातें कि हिटलर को लगा अच्छा मैंने इनकी चाल पकड़ ली, जबकि असली योजना नॉर्मंडी वाली वो तो कहीं और ही चल रही थी। ये एक तरह का डबल ब्लफ था, समझ लीजिए। और वो फर्स्ट यूएस आर्मी ग्रुप FUSAG, अरे वो तो कमाल ही था। मतलब सिर्फ कागजों पर एक सेना और उसके लिए जनरल पैटन जैसे असली कमांडर का नाम। इंग्लैंड के दक्षिण पूर्व में वो नकली रबर के टैंक, लकड़ी के हवाई जहाज और झूठे रेडियो सिग्नल्स भी। बिल्कुल, सब कुछ इतना असली बनाया गया कि जर्मन जासूसी विमानों ने तस्वीरें लीं और वो यकीन करते रहे। और हिटलर, वो तो जुलाई 1944 तक, मतलब नॉर्मंडी हमले के बाद भी। हाँ, बाद भी मानता रहा कि असली बड़ा हमला तो पास डे कले पर ही होगा। बाप रे, इतने बड़े पैमाने पर भ्रम पैदा करना सोचना भी मुश्किल है। हाँ, और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि कामयाब धोखा अक्सर वो होता है जो दुश्मन की उम्मीदों से मेल खाता हो। अच्छा। हिटलर सोचता था कि हमला पास डे कले पर ही होना चाहिए क्योंकि वो इंग्लैंड से सबसे नजदीक था। तो मित्र राष्ट्रों ने बस उसी उम्मीद को हवा दी, उसे वही दिखाया जो वो देखना चाहता था। एक तरह से उसकी सोच के हिसाब से ही भ्रम बनाया। ये सिर्फ जानकारी छुपाना नहीं था, ये तो दुश्मन के दिमाग को अपनी मर्जी से चलाना था। तो इस डी-डे वाले उदाहरण से हटकर अगर सोचें, क्या दुश्मन को चौंकाने के लिए, मतलब वो रास्ता लेना जिसकी उसे उम्मीद ना हो, क्या ये रणनीति अलग संदर्भों में भी काम करती है? हाँ हाँ, बिल्कुल। इसे सैन्य भाषा में कहते हैं लाइन ऑफ लीस्ट एक्सपेक्टेशन या फिर अनकन्वेंशनल वॉरफेयर। मतलब वो रास्ता चुनना जिसकी दुश्मन कल्पना भी ना करे। जैसे क्लासिक उदाहरण है हैनिबल बारका का। कौन सोच सकता था कि कोई सेना हाथियों के साथ बर्फीले आल्प्स पहाड़ पार करके रोम पर हमला कर देगी? सही बात है, रोमन तो बिल्कुल तैयार नहीं होंगे। बिल्कुल बेखबर थे। और सिर्फ यही नहीं, हैनिबल ने ट्रिबिया नदी पर कैने की लड़ाई में रोमन सेनापतियों की जो पारंपरिक सोच थी, उनका जो अति आत्मविश्वास था, उसी का फायदा उठाकर उन्हें अपने जाल में फंसाया। उसने युद्ध के सारे नियम तोड़ दिए थे एक तरह से। ये सुनकर मुझे मोहम्मद अली याद आ गया। वो सोनी लिस्टन के खिलाफ लड़ाई से पहले का माहौल। लिस्टन उस वक्त के सबसे खतरनाक बॉक्सर माने जाते थे, है ना? हाँ बिल्कुल, डरावने। लेकिन अली ने तो लड़ाई से पहले ही जैसे मनोवैज्ञानिक युद्ध छेड़ दिया था। अजीब बातें कहना, प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा करना। हाँ, लिस्टन को लगातार ताने मारना। और फिर रिंग में? हाँ, रिंग में वो उनका डांस करना, गार्ड नीचे रखना, ये सब तो पारंपरिक बॉक्सिंग के बिल्कुल खिलाफ था। बिल्कुल। अली ये समझ गए थे कि लिस्टन को शायद सिर्फ ताकत से हराना मुश्किल है, तो उन्होंने उसके दिमाग पर हमला किया। उसे गुस्सा दिलाया, उसे असुरक्षित महसूस कराया, उसकी एकाग्रता भंग कर दी। अच्छा। और जब आपका प्रतिद्वंदी दिमागी तौर पर स्थिर ना हो तो वो गलतियां करता है, अपनी रणनीति भूल जाता है। तो अली की जीत सिर्फ मुक्कों की नहीं थी, वो एक दिमागी, एक मनोवैज्ञानिक जीत थी। उन्होंने लड़ाई को अपने अंदाज में लड़ा। लेकिन क्या हमेशा कुछ असाधारण या चौंकाने वाला करना ही जरूरी है? क्या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल सामान्य या साधारण दिखना भी एक रणनीति बन जाए, अगर दुश्मन कुछ बहुत बड़े या जटिल की उम्मीद कर रहा हो तब? बहुत अच्छा सवाल पूछा। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। रणनीति का असली मकसद है दुश्मन की अपेक्षाओं को तोड़ना। अब वो असाधारण बनकर हो या कभी-कभी बिल्कुल साधारण बनकर।
अगर दुश्मन को साधारण की उम्मीद ही ना हो तो वही चौंकाने वाला हो जाता है। अच्छा। जरूरी यह है कि आप अपनी लड़ाई खुद चुनें। दुश्मन की लय पर नाचने के बजाय अपनी लय बनाएं। अपनी ताकत, अपनी कमजोरी समझकर अपनी एक खास शैली बनाना जरूरी है, किसी की नकल करना नहीं। तो आज की इस गहरी बातचीत से हमने कई अहम बातें समझी। पहली तो ये कि धोखा सिर्फ झूठ नहीं होता, बल्कि सच्चाई और भ्रम का एक ऐसा जटिल जाल बुनना है जो दुश्मन की सोच को ही बदल दे, जैसे डी-डे में हुआ। हाँ, बिल्कुल। और दूसरी बात कि पारंपरिक तरीकों से हटकर सोचना, वो करना जिसकी किसी को उम्मीद ना हो, जैसे हानिबल का ऑल्प्स पार करना, ये अक्सर निर्णायक हो सकता है। और तीसरी, जैसा मोहम्मद अली ने दिखाया कि लड़ाई सिर्फ मैदान या रिंग में नहीं होती, वो प्रतिद्वंदी के दिमाग में भी लड़ी जाती है। मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल करना जीत के लिए बहुत अहम हो सकता है। और ये रणनीतियां सिर्फ इतिहास या खेल तक ही सीमित नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो सोचने के तरीके हैं जो शायद जिंदगी की कई चुनौतियों में काम आ सकते हैं। हमें उम्मीद है कि स्रोतों का ये विश्लेषण आप सबके लिए उपयोगी रहा होगा। इस पर आपके क्या विचार हैं? क्या कोई ऐसा पहलू था जिसे हम और बेहतर तरीके से समझा सकते थे? हमें जरूर बताइएगा। हाँ, आपकी प्रतिक्रिया से हमें अपनी प्रस्तुति को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। और जाते हाथे एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज की दुनिया में जहां जानकारी, धारणाएं, यही सब शायद सबसे बड़े हथियार हैं, क्या हम सब जाने अनजाने में हर रोज इन रणनीतियों का इस्तेमाल या सामना नहीं कर रहे? सोचिएगा जरूर।